अब आइए आपको सीधे नंबर्स दिखाते हैं। सबसे पहले सी वोटर और इंडिया टुडे के सर्वे में हम आपको दिखा रहे हैं सर्वे का तरीका। 19 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में यह सर्वे किया गया है। सैंपल साइज 20,013 है। लोकसभा क्षेत्र इसमें 5 कवर किए गए हैं और सभी के सभी जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों को हमने इस सर्वे में कवर किया है। तो आइए अब आपके सामने हम रखते हैं नंबर्स। हम शुरुआत करने वाले हैं वोटिंग परसेंटेज से कि कितने परसेंटेज वोट किसी एक पार्टी को मिला है। इसमें इस बार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस किया है क्योंकि एनसी और कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में उतरी है। तो आइए हम दिखाते हैं क्या कह रहे हैं आज तक सी वोटर के ये सर्वे में। वोटिंग परसेंटेज में सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं एनसी। ये जो देखिए एनसी प्लस यानी एनसी और कांग्रेस को 36.4%। ये जम्मू इलाके का नंबर्स हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले जम्मू में वोटिंग परसेंटेज हम आपको दिखा रहे हैं 36% एनसी प्लस, 41% बीजेपी, पीडीपी को महज 4%, 4% और अन्य को 18%। अन्य पर जरूर नजर रखिएगा क्योंकि अनेकों ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो इस बार जम्मू कश्मीर में चुनावी मैदान में उतरी थी। आपको याद होगा बारामूला की सीट से लोकसभा में इंजीनियर रशीद ने जिस तरह 2 लाख के मार्जिन से उन्हें हराया था। इस बार इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियों पर भी नजर रखना। तभी 18% वोट अन्य लोगों को जम्मू के इलाके में गए। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। नंबर आते हैं विनोद जी, संजय जी, मैं आ रही हूं आपके पास। इसके बाद अब हम आपको कश्मीर रीजन के वोटिंग परसेंटेज दिखाते हैं। यहां पर बाजी कैसे पलटती है। तो जम्मू क्षेत्र का आपने नोट कर लिया। यहां पर बीजेपी एकदम आगे है, 41% है। 36 के आसपास है एनसी प्लस। और उसके बाद कश्मीर के इलाके में मामला पूरी तरह से पलट जाता है। लेकिन आइए लिए चलते हैं आपको इस चिल्लम चिल्ली से एकदम दूर, शोर से दूर। सईद अंसारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और सईद बैठे हुए हैं शिकारा पे। सईद बताइए। बहुत धन्यवाद अंजना। देखिए डल झील में है आपके पीछे हम और एक शानदार शिकारा में सवार हैं और यही कश्मीर की खूबसूरती है। और इस समय आप भले ही वहां पर स्टूडियो में गर्मी महसूस कर रही हैं, लेकिन कश्मीर की ठंडी वादियों में अब गर्मी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। और सबसे पहले देखिए यहां पर एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस 11 से 15 सीटें, बीजेपी 27 से 31। अभी हर पार्टी का हम यहां पर आपको आंकड़े दिखा दें, उसके बाद आपको एक अंदाजा जम्मू क्षेत्र में जो वोट परसेंटेज आपने बताया है उसका लगेगा। पीडीपी 0 से 2 सीटें, मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कुल 43 सीटों में बीजेपी बहुत बहुत आगे है। लेकिन ये 11 और 15 जो है ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इसे आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि जब कश्मीर क्षेत्र की सीटों के आंकड़े आपके सामने आएंगे और वो जम्मू से मिलेंगे तो क्या एनसी और कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस दोनों साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, तो क्या यह आंकड़ा काफी आगे चला जाएगा। और अगर बीजेपी 31 तक मैक्सिमम जम्मू में जा रही है, जम्मू क्षेत्र में जा रही है, तो कश्मीर में मैक्सिमम बीजेपी का वो आंकड़ा क्या होगा। और एनसी अगर मैक्सिमम यहां 15 जम्मू क्षेत्र में जा रही है तो कश्मीर में अंदाजा लगाइए कि उसका मैक्सिमम आंकड़ा क्या होगा। ये बेहद बेहद दिलचस्प देखने वाली बात यहां पर ये होगी। एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं आपके साथ स्टूडियोज में अंजना। तो ये जम्मू क्षेत्र में 27 से 31 यानी कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, सबसे आगे। लेकिन जम्मू क्षेत्र में 11 से 15 नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस, ये महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। 27 से 31 सीटें। देखिए जम्मू के इलाके में, जम्मू कश्मीर में 29 सीटों का अनुमान है। एग्जिट पोल में, सी वोटर आज तक के एग्जिट पोल में जम्मू क्षेत्र में एनसी प्लस को 13 सीटों का अनुमान है। ये हम आपको एवरेज बता रहे हैं, 11 से 15 सीटें दिख रही हैं और बीजेपी को 27 से 31। तो हम आपको मीडियन जो उसका बीच का है वो दिखा रहे हैं। 29 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। ये अपने आप में एक संकेत है। अगर आप देखें तो पिछली बार इन नतीजे अगर आप देखें तो बीजेपी को जो पहले जम्मू के इलाके में जितनी सीटें आई थी उसके मुकाबले वो जरा सा फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जरा सा फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं बीजेपी को अगर आप एनसी को देखें तो उनको मार्जिनल गेन हो रहा है। ये देखिए। अब इसके बाद हम आपको दिखाएंगे सीधा कश्मीर रीजन में, क्योंकि फैसला उसी से होगा। लेकिन उससे पहले
हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे एक एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ संजय जी, ये नंबर्स अगर आपने भी वहां सर्वे किया है, आपको क्या इशारा कर रहे हैं? देखिए जम्मू में तो जम्मू इलाके में वैसे भी बीजेपी अच्छा करती थी, अगर कुछ हो रहा है तो थोड़ा फिसलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जम्मू इलाके में बीजेपी मजबूत दिख रही है। देखिए बड़ी बात क्या है, बड़ी बात है जम्मू बिल्कुल ठीक है जिस तरह से आज तक इस एग्जिट पोल को दिखा रहा है, क्योंकि जम्मू रीजन अलग है और वैली बिल्कुल अलग है और दोनों अलग अलग तरह से बिहेव करने वाले हैं और पहले भी करते रहे हैं पॉलिटिकली। जम्मू में बीजेपी को बढ़त है, निश्चित रूप से बढ़त है। सवाल यह है कि यह बढ़त कितनी बड़ी है। मुझे लगता है, मेरा अपना स्वयं का अनुमान है कि जो भी आकलन है इस एग्जिट पोल का, उससे शायद बीजेपी और बेहतर करेगी। मेरा अपना अनुमान है इससे बेहतर कर रही है बीजेपी जम्मू के रीजन में। अच्छा, 2024 के लोकसभा चुनाव के आधार पर अगर हम देखें तब इस बढ़त बीजेपी को 29 सीटों पर ही थी। लोकसभा के चुनाव को भी अगर आप देखें तो इस रीजन में बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट थे, 51-52% वोट थे लोकसभा में भी। तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता जिससे कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी इस रीजन में स्लिप कर रही है। 2-3% का हेरफेर हो सकता है, मुझे लगता है 48-47% के आसपास वोट हो सकते हैं। अच्छा, आपका नंबर भी एक बार देखते हैं। आप कह रहे हैं कि 29 से बेटर आपको लग रहा है बीजेपी कर सकती है। बिल्कुल 35 या 32? 35 या 32, मतलब ऐसा आकलन तो मैं करता ही नहीं हूं कभी कि 35। और मुझे नहीं लगा कि आपको ये दो नंबर्स इतने अट्रैक्टिव क्यों लग रहे हैं, 32 या 35। 38 भी हो सकता है, वो 37 भी हो सकता है। इशारा कर रहे हैं। ठीक है, आप जल्दी से विनोद जी आपका इस पर टेक, उसके बाद मेहमानों के पास जाएंगे। देखिए जम्मू रीजन में शुरू से ही बीजेपी का प्रभाव रहा है और जम्मू में लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की ज्यादा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कुछ सीटों पर लड़ रही है, लेकिन वहां मेजर डोमिनेंट पार्टी जो है कांग्रेस है मुकाबले पे। और जिस तरह लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि खबरें आ रही थी कि जितेंद्र सिंह संकट में है और जम्मू में पार्टी लूज कर सकती है बीजेपी, लेकिन जम्मू की दोनों सीटें बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई। तो मुझे लगता है कि जम्मू के जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं तो लगभग ये आंकड़े होने चाहिए, क्योंकि जो जम्मू की प्रकृति और वैली की प्रकृति दोनों का पूरा कैरेक्टर जो है, वोटिंग पैटर्न और पॉलिटिकल पैटर्न पिछले 10-15 साल में अलग रहा है। एक समय था जब जम्मू रीजन में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का असर था, अब पूरे कश्मीर में उस पार्टी का असर था, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का असर भी सिमट करके वैली तक हो गया है। तो मुझे लगता है कि आपके आंकड़े जो है जो इसमें दिखाई रहे इसी के आसपास कहीं नंबर आना चाहिए। हाँ, आपको क्या लग रहा है संगीत रागी जी? मुझे लगता है, मैं अनुमान नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यदि यही सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए रहती है तो ये अच्छे संकेत नहीं है कहा जा सकता नहीं, लेकिन है। पिछली बार 25 सीटें जीती थी और वो सभी की सभी जम्मू में ही। हाँ, पिछली बार से तो 29 पर पहुंच रहे हैं, 4 सीट्स का गेन है। देखिए, हाँ, मैं सिर्फ इसमें इतना जोड़ना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश रही है इस चुनाव में कि जम्मू प्रभाग से इतनी सीटें लाई जाए ताकि यदि हमें 5-7 सीटें यदि इंडिपेंडेंट या और बाकी लोगों के साथ निकल जाता है तो हम जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बना सकते हैं। अच्छा, रागी जी सरकार बनवा रहे थे बीजेपी की। हाँ। यदि ये 38 सीटें तक जाती है तो इसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं और हो सकता है कि एनसी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो चुनाव के बाद बिखरता हुआ आपको दिखे। ठीक है, जो मेहमान है उनके पास भी चलेंगे, लेकिन आशुतोष जी, संजय जी ने मुझे कहा कि पता नहीं आपको 32 और 35 ये दो नंबर्स इतने क्यों पसंद आ रहे हैं, लेकिन वो इसलिए है कि 2 नंबर का जिक्र किया, इसी के लिए मैंने कहा था। वो संजय जी नहीं बोलते हैं, लेकिन संकेत दे दिए हैं 38 वो इसलिए क्योंकि 37 सीटें वहां पर इस बार चुनावी मैदान में हैं और पिछली बार सभी की सभी सीटें बीजेपी ने जम्मू रीजन से ही जीती थी 25 की। तो मतलब टॉप एंड ऐसा मान के चलने पर भी कुछ सीटें ऐसी हैं जो हम लोग जम्मू कश्मीर में जाके कवर किए, जो कि बीजेपी के लिए जीतना एकदम नामुमकिन के करीब है। तो बहुत बेस्ट वो करेंगे तो 35 तक मामला जा सकता है, 32 तक भी जा सकता है, इसीलिए वो 2 नंबर्स बोले थे। आपको आशुतोष जी क्या लग रहा है? मैं तो जम्मू में आपका जो एग्जिट पोल है, मुझे बीजेपी की सीटें घटती बढ़ती बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रही। जो पिछली बार का जो असेंबली का इलेक्शन हुआ था उसके आसपास रहेगी, 1-2 सीट आगे बढ़ सकती है, 1-2 सीट पीछे बढ़ जाए। इसमें जो चीज डिसाइसिव रोल प्ले करने वाली है, अगर एनसी और कांग्रेस का गठबंधन 11 सीट भी ले आता है इस इलाके के अंदर, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार के बारे में सोचना ही गलत होगा, क्योंकि उनका जो स्ट्रांग पॉइंट है वो वैली का इलाका है और वैली में दोनों मिलकर बहुत मजबूत है और पीडीपी पूरी तरीके से। इसीलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि 7 बजे के आसपास हम कश्मीर इलाके के आपको वोट परसेंटेज दिखाएंगे और उसके बाद सीट्स, फिर तस्वीर साफ हो जाएगी किस की बन रही है सरकार सी वोटर के सर्वे में जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब जो राजनीतिक मेहमान है उनको जल्दी से दिखा दीजिए, उनसे एक प्रतिक्रिया इस पूरे मुद्दे पर ले लेते हैं। गौरव भाटिया जी, यहाँ पर तो आप मजबूत दिख रहे हैं,
और पिछली बार 25 सीटें आई थी आपकी, 23% वोट था, 22.98, वो सारी की सारी सीटें जम्मू रीजन से आई थी। तो आप यहां पर लगभग 5 सीटों का गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बार 37 सीटें हैं जम्मू इलाके में। अब उसको अगर हम देखें तो क्या आपको, माफ कीजिएगा, इस बार 43 सीटें हैं, 43 सीट है, या सॉरी 43 है और 47 है कश्मीर रीजन में, 43 सीटें हैं। क्या आपको लग रहा है कि 29 तब तो बहुत मतलब उत्साहवर्धक आपके लिए परफॉर्मेंस नहीं है? देखिए, जो आपका सर्वे दिखा रहा है और इसमें बहुत कड़ी मेहनत लगती है, मैं बहुत सम्मान पूर्वक ये कहूंगा कि जब परिणाम आएंगे तो इससे बेहतर सीटें हमारी आएंगी। आपने 31 दिखाई हैं, हमें ये विश्वास है कि हमारी इससे ज्यादा सीटें होंगी। और इसकी एक मुख्य वजह यह है, अभी तक जम्मू कश्मीर की जो राजनीति थी वो केंद्रित रहती थी कश्मीर तक, और जम्मू हो चाहे लद्दाख हो, उसको जो हक मिलना था वहां के नागरिकों को वो नहीं। भाजपा ने उस राजनीति को बदला और कश्मीर को तो आगे बढ़ाई, लेकिन साथ में जम्मू के जो निवासी हैं उनके लिए भी विकास का कार्य किया, आरक्षण की सुविधा आई, और जो सम्मान उनका था जिसके वो हकदार थे वो भी हमने दिया। इसलिए हमें यकीन है कि परिणाम इससे बहुत बेहतर आएंगे। चलिए जल्दी से एक बार प्रतिक्रिया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उवैस साहब, आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए जम्मू वैसे भी आपके लिए बहुत मजबूत इलाका नहीं है, लेकिन एनसी प्लस है, तो हमारे पास ब्रेकअप नहीं है इसका कि एनसी या कांग्रेस कितना, लेकिन आप 11 से 15 पर यहां पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस का तो बता देती है अंजना जी, एक बार पूछ के सब जानना चाहते हैं। अरे हरियाणा में बताएंगे सर, धीरज रखिए। मैं होगा, बोलिए वैसा। ठीक है। जो आपका एग्जिट पोल बता रहा है कि हमारी भी टीम है, हमारी भी सर्वे होती है ग्राउंड पे, हमें तो लगता है कि जम्मू में 18 से 20 सीटें बीजेपी ले जाएगी। उसका मेन कारण यह है कि कोई भी स्टेट खुश नहीं होएगी स्टेट से यूनिटरी में घुसते हुए। सबसे बड़ा झटका तो इन्होंने जम्मू वालों को दिया, जो दरबार मुंह जम्मू में चलता था वो उसको खत्म किया, जिससे लाखों लोगों का रोजगार होता था वहां पे। तो मुझे नहीं लगता कि ये जी 30 का नंबर छुएंगे। मेरा जो अपना हम नजर है वो 18 से लेके 22 सीटें तक बीजेपी ले सकती है वहां से। 18 से 22 तो आप कह रहे हैं, लेकिन फिर हाँ चलिए ठीक है, लेकिन सबसे जो पुअर परफॉर्मेंस है एक बार फिर पीडीपी का ही यहां पर भी दिखाई दे रहा है तौसीफ शाह जी, और नंबर्स आपके सामने है। देखिए सवाल यह है कि देखिए एनसी ने एक वक्त पर बीजेपी के साथ एक लंबी पारी खेली, लेकिन जो सरकार आपने जम्मू कश्मीर में बनाई ना, वो जनता स्वीकार नहीं कर पाई है। अब नसरल्ला के लिए चाहे दुकानें बंद कर दी जाएं, नसरल्ला के लिए हम पर प्रचार रोक दिए जाएं, उसका असर नहीं दिख रहा है। कम से कम जम्मू इलाके में अभी कश्मीर के नंबर्स आने बाकी हैं। देखिए जम्मू के लिए मैं ये कहूंगा कि वी आर डैम श्योर कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट, जम्मू से भी, मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से ही हम 2 सीटें निकाल के ले जाएंगे। बाकी जो हमारा पीर पंचाल रेंज है, जहां पर ये 43 का आप दिखा रहे हो, उसमें पीर पंचाल रेंज भी है, जहां पर हमारा राजौरी पुंछ वगैरह जुड़े हुए हैं, तो नॉट लेस देन 5 to 6 सीट्स। अभी अगर लास्ट टाइम का आंकड़ा हम देखें, 2014 का आंकड़ा अगर हम देखें, जिसमें हमने जम्मू में यही अप्रोक्सीमेटली इतनी 4 से 5-6 के बीच में ली थी। और ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी इसी पार्टी में से छोटी छोटी पार्टियां बनाने की। इस पार्टी को जोड़ तोड़ करके, निचोड़ के, कि इनकी कोशिश थी कि बिल्कुल ग्राफ से खत्म हो जाए, मगर ये उसके बावजूद भी अगर आप जम्मू डिवीजन से हमारा 0 to 2 दिखा रहे हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से भाजपा के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक विषय होना चाहिए कि जिस पार्टी को ये श्रीनगर से भी डिरूट करना चाह रहे थे, खत्म करना चाह रहे थे, वो अभी भी जम्मू में एग्जिस्ट कर रही है। और आई एम श्योर नॉट लेस देन 5 to 6 सीट्स इन। ठीक है, अपने दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के बाद जो सीटों में इजाफा हुआ है, जो पहले जम्मू के इलाके में 37 सीटें थी वो 43 हो गई, जो 46 सीटें कश्मीर रीजन में थी वहां पर 1 सीट का इजाफा हुआ, 47 हो गई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, इस बार पहली बार ऐसा चुनाव हुआ है जब एसटी के लिए सीट्स रिजर्व की है, और इसको बीजेपी एक बहुत बड़ी उपलब्धि बता रही थी गौरव जी। पहली बार 9 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। एससी के लिए तो 7 सीटें रिजर्व पहले भी थी, सामान्य के लिए 74 सीटें रहती हैं, लेकिन यहाँ जम्मू के भी इलाके में
6 सीटें हैं जो एसटी के लिए रिजर्व हैं। कश्मीर के इलाके में 3 सीटें हैं जो एसटी के लिए रिजर्व हैं। आप लोगों ने कहा है हमेशा जो वहां पर ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको आप सशक्त कर रहे हैं सीटें रिजर्व करके। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है गौरव भाटिया है नहीं हमारे साथ, लेकिन 7 सीटें एससी के लिए और 6 सीटें एसटी के लिए वहां पर रिजर्व है। विनोद जी, 43 में 29 का परफॉर्मेंस कैसा माना जाएगा जम्मू के इलाके में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद बीजेपी के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि अगर 43 में 29 सीट 43 में 29 सीट जो है 29 सीटें, ये बीजेपी के लिए मतलब गड़बड़ संकेत है, क्योंकि 370 हटाने के बाद सबसे ज्यादा उसको उम्मीद जो है वो जम्मू में ही रीजन में है थी। लेकिन एक चीज हम लोग भूल जाते हैं कि 370 का जो भी फायदा था कथित रूप से जो भी वो सिर्फ वैली को नहीं था, पूरे राज्य को था, वो जम्मू को भी था उतना ही वो जो है वो वैली को भी था। और 370 हटने के बाद जो वहां पर जिस तरह से खासकर जम्मू क्षेत्र में जमीन खरीदने के लिए बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहर से मतलब राज्य के बाहर के लोग, इलाके के बाहर के लोग, पंजाब के लोग, हिमाचल के लोग और राज्यों के लोग, तो वहां पर एक डेमोग्राफिक चेंज भी हो रहा है जम्मू में, जिसको लेकर के जम्मू के लोग परेशान हैं। ओरिजिनल्स वहां के वैली में तो लोग जा नहीं रहे, जा तो लोग जम्मू में ही रहे। तो मुझे लगता है अगर सीटें कम हो रही हैं, अगर ये आपका सर्वे के हिसाब से नतीजे आते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का असर भी भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस में पड़ रहा है। ठीक है, जल्दी से संगीत रागी जी। नहीं, मुझे हैरानी हो रही है कि 370 से वैली के साथ साथ जम्मू रीजन को संभाग को क्या फायदा होता था, मुझे आज तक आकलन नहीं है। एक मिनट सारी छूट पूरे राज्य सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। टैक्सेस में क्या छूट मिली? हाँ, मैं उसी तरफ इशारा कर रहा था। जम्मू या कश्मीर के अंदर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता था। बिजली का बिल जो है वो आपको एक फिक्स बिजली का बिल हुआ करता था, चाहे आप उसमें 15 एसी चला लीजिए, लेकिन आपको बिल जो है वो आपको फिक्स्ड ही देना पड़ता था। इन सब चीजों को हटा देने से और प्रॉपर एक सिस्टम को ला देने से उसका पैसा कहां से जाता था? भारत सरकार पे करती थी। आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा फंडिंग जो है चैनलाइजेशन कहां होता था, पंपिंग इन मनी भारत सरकार करती थी। सुनिए, उनके मटन और मांस की खर्च भी जो है वो भारत सरकार पे किया करती थी। सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, पैसा जो है, लेकिन दो चीजों को ध्यान रख। एक तो है कि सिस्टम को रुके मुद्दे पर वापस आते हैं, क्योंकि मुझे पता है वोट डल चुका है। अब एग्जिट पोल के नंबर्स हम दिखा रहे हैं और 8 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। देखिए, एक चीज जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, मैं रागी जी, आप भी, आशुतोष जी, छोटा छोटा बोलिएगा दोनों, उसके बाद मेहमानों के पास जाऊंगी। बीजेपी ने इस बार जो मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया उस पर भी नजर डालने की जरूरत है। बीजेपी ने कुल 25 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी इस बार उतारा था, 25 सीटों पर। अब हम आपको बताते हैं जम्मू में कितने उतारे, कश्मीर में कितने उतारे। 18 सामान्य सीटों पर, जबकि 7 एससी सीटों पर, 17 सीट कश्मीर, जबकि 8 सीट जम्मू रीजन की है। जो मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया बीजेपी ने इस बार, उसमें 7 एसटी सीट्स पर दिया और 18 जो है वो सामान्य सीटों पर दिया। जम्मू रीजन में भी 8 मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे थे। और ये देखिए, अब डल झील के एकदम जूम इन करके कमल वहां पे दिख रहा है आशुतोष जी। देखिए, दो चीजें महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए कम से कम उनको बधाई देनी चाहिए कि कम से कम मुसलमानों को उनको याद आई और मुसलमानों को टिकट देना शुरू कर दिया उन्होंने। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले बार जब उत्तर प्रदेश के असेंबली के चुनाव होंगे तो वहां भी करीब 100 के आसपास मुसलमानों को टिकट देंगे। देखिए, इस आधार पर आप आकलन नहीं कर सकते। मेरा कहना स्पष्ट तौर पर यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो नतीजे आएंगे वो इस बात को लेकर एक अपने आप में एक संकेत होगा कि अनुच्छेद 370 को लेकर वहां की जनता ने क्या संदेश दिया है। महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि उसके बाद का पहला चुनाव है और उस चुनाव के नतीजे ही ये बताएंगे कि दरअसल लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट नहीं किया। मेरा साफ तौर पर मानना यह है कि वैली में इसको लेकर पूरी तरीके से डिवीजन होगा। वैली में भारतीय जनता पार्टी के लिए जब वो 16 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही वहां पे, और वो वहां पे जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रहे हैं अंदर से, या फिर राशिद इंजीनियर को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो ये उनकी कमजोरी का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक नहीं है। जहां तक जम्मू की बात है, जम्मू का आरोप हो सकता है, लेकिन आप इतने कंफर्मेशन से कैसे कह रहे हैं कि इंजीनियर राशिद को सपोर्ट? क्योंकि देखिए, एक सेकंड, मैं तो आप कह रहे हैं ना कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, अंदर से कर रहे हो, ये तो एनसी और कांग्रेस का आरोप है। आप इसको कैसे कंफर्म कर रहे हैं? ये एनसी कांग्रेस का आरोप नहीं है। जो भी पत्रकार वहां गया है, पत्रकार ने लौटकर कम से कम इसी तरीके की रिपोर्ट दी है। हम सब पत्रकार हैं, हम जानते हैं कि जमाते इस्लामी के कैंडिडेट से एक बार नहीं 100 बार ये सवाल पूछा गया है, और वो कहते हैं कि 1987 के बाद से हम पहली बार चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है।
तो जो पार्टी वहां पे बैंड हुई, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैन किया। में एक सेकंड आशुतोष जी से मैं बात कर रही हूँ, थोड़ा सा रागी जी एक दो बार तर्क भी होने दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के समर्थन से इंजीनियर राशिद वहां पर जीते, क्या आप ये समझा सकते हैं? ये दो अलग अलग चीजें। आपने कहा ना कि उनकी मदद से लड़ रहे हैं। जीते हैं वो लोकसभा की बात है, हाँ। मैं अब विधानसभा की बात कर रहा हूं। अच्छा, लोकसभा में समर्थन नहीं किया बीजेपी? लोकसभा में मुझे नहीं लगता इस तरीके की कोई जानकारी, कोई जानकारी उस तरीके की कोई जानकारी नहीं है। चुनाव विधानसभा में सपोर्ट कर रही है। विधानसभा के बारे में इस तरीके की खबरें हैं, तमाम अखबारों में इसके मुतालिक खबरें छपी हुई हैं और सोर्सेज के हवाले से खबर किसी ने कंफर्म नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो बिल्कुल कंफर्म नहीं किया। लेकिन ये बहुत, अगर आप जम्मू में वैली में अगर आप लोगों से बातचीत करेंगे तो ये बहुत स्पष्ट तौर पर है। और जमात इस्लामी के कैंडिडेट से, जो प्रॉक्सी कैंडिडेट हैं, उनसे ये सवाल पूछे गए हैं जिसका जवाब उन्होंने दिया है। चलिए मैं ये कह अंजना जी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने इंजीनियर राशिद को सपोर्ट किया, बिल्कुल मैं नहीं कर रहा। बिल्कुल ही उल्टा मुंह पड़ जाएगा ऐसा कहना, क्योंकि 2 लाख के मार्जिन से अगर कश्मीर घाटी में बीजेपी किसी को जितवा सकती है तब तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी हो जाएगी। एक बार जो दोनों मेहमान पार्टी के उनसे पूछ लें, फिर आप लोग चर्चा करिएगा। एक सेकंड, तुरंत आ रही हूँ मैं। आप इनकी बात का हमको जवाब देने का मौका दीजिएगा, जल्दी से जवाब। भारतीय जनता पार्टी 100 सीट पर लड़वाएगी मुसलमान को या नहीं लड़वाएगी, ये उनका अपना है, वो जीत और हार के आधार पर निर्णय लेता है। और दूसरी बात, इस लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे। ये और बात है कि मुस्लिमों का यदि हम वार्ड वाइज लेते हैं तो वो सारे के सारे यदि वोट जिहाद वो करते हैं और एक भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात करते हैं तो उसमें उनको टिकट देने की बात कैसे हो जाए? मैं जब हमें बात कर रहे हैं तो आप नाक भाव मत चुकिए। मेरे पास आंकड़े हैं, मैं बूथ वाइज निकाल करके दे दूंगा। तो आप में से किसी के पास नहीं है, मैं बूथ वाइज निकालिए नंबर। आजकल तो आप भी आईपैड के बिना चलते नहीं है, क्यों? तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। पुराने लोग हैं, कलम और कागज लेके चलते हैं। अच्छी बात है। शेख ओवैस साहब, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, क्योंकि अब कुछ सेकंड्स का इंतजार है, जिसके बाद हम आपके सामने रखेंगे कश्मीर इलाके के नंबर्स। लेकिन ये नंबर्स देखिए, आपके लिए भी ऐसा नहीं है कि मतलब बीजेपी बहुत पीछे है और आप बहुत आगे हैं। मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, ये भी अपने आप में है। आंकड़ा दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मधुबनी कंस्टिट्यूएंसी बूथ नंबर 8 भारतीय जनता पार्टी को 4, इंडिया अलायंस को 268। तो बूथ नंबर 21 इंडिया अलायंस को 12, एनडीए अलायंस को 12, कांग्रेस पार्टी को 683। और ये सारे आंकड़े में दिखा दो, इसी को वोट जिहाद कहते हैं। वोट जिहाद क्या हो गया भाई? अरे क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? अरे क्यों नहीं हुआ? जो हिंदू कांग्रेस को वोट नहीं देता, धर्मी दो एक सेकंड में आपको तो प्लीज काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक सेकंड प्लीज। ये भी एक रिस्क होता है, स्टूडियो में 4 गेस्ट बुला लेने पे ये भी एक रिस्क होता है, यही पर टकराव हो जाए। आइए अब आपके सामने, हमसे कुछ ही देर में हम आपको लिए चलेंगे अपने सहयोगी सईद अंसारी के पास, जो आपको दिखाएंगे नंबर्स ऑफ कश्मीर के। कुछ बड़ी बातें आपको बता देते हैं। एक सेकंड सर, प्लीज प्लीज प्लीज, आप लोग को भी सड़क पे निकलना है, निकलिए। लोग पूछेंगे अच्छा आप वही है ना जो स्टूडियो में चिल्लाते रहते। प्लीज सर, प्लीज जिसका नाम लूं वही बोलिए। वापस आते हैं। इस बार देखिए, डिलिमिटेशन के बाद जम्मू के इलाके में बहुत सारी सीटें बढ़ा दी गई हैं। जम्मू के इलाके में जो सीटें बढ़ी हैं उसकी वजह से बीजेपी को यह उम्मीद थी कि यहां पर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। 43 सीट्स हो गई है 37 से, 6 सीट्स का इजाफा हुआ है और यहां पर 6 एसटी सीट्स थी। इसी के साथ कश्मीर रीजन में अगर आप आइए तो सिर्फ 1 सीट बढ़ी, वो 46 से 47 सीटें हुई और यहां पर भी 3 एसटी की सीट्स हैं। लेकिन 43 में जम्मू के इलाके में बीजेपी सी वोटर के सर्वे के मुताबिक 29 सीट्स के आसपास, अगर आप लोअर एज लें तो 27, अपर एज लें 31, तो 27-31 सीटों पर आती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। और वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस यानी एनसी और कांग्रेस की 11 से 15 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है 43 में। पीडीपी 0 से 2, यानी जम्मू में बहुत मुश्किल परिस्थिति। और देखिए, लोकसभा चुनाव ने भी दिखा दिया था, महबूबा मुफ्ती को लेकर अब वहां पर जो एक तिलिस्म था वो लगभग खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे कुछ भी कर लिया जाए। तो आइए शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू के नतीजे आपको दिखाने के बाद, ये नतीजे नहीं अनुमान है और ये सी वोटर का अनुमान है। बीजेपी को 27 से 31, एनसी प्लस को 11 से 15, पीडीपी को 0-2 बताने के बाद कश्मीर इलाके का रुख करते हैं।